Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 8. And the name of the chapter 8 is Binomial Theorem. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This video is going to be more and more interesting. There is so many reasons why it is important. The reason one, this chapter contains at least 3 or more questions from this chapter. It means the question may be 3, 4, 5, 6 and so on, depending on your board exam. Either you are from the Haryana board, CBSE board or whatever the board. Definitely at least 3 and 4 questions will be asked in your final exam. And this chapter carry maximum marks. So this chapter is according to marks weightage also important. The second reason why it is important, because this chapter is very important for your competitive exam also. If you are preparing yourself for NDA or JEE Mains or JEE Advanced, then definitely this chapter is going to be more and more interesting, because in NDA or JEE Mains or Advanced, definitely 2 or more questions will be asked in your final exams. So this chapter is very important. So in this chapter I am trying to explain each and every basic concept from the starting to the ending, and in the detailed form from the basic level to the high level. So I hope you will enjoy the complete video. So please look at the board. अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. हम एक एक टर्म को वेरी केयरफुली से रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली चैप्टर क्या है, कैसे यूज करेंगे, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे. वो सारा कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी. टॉपिक का नाम है हमारा बाइनोमियल थ्योरम. तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, मैंने यहाँ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला लिखा है इसका. That is called the expansion of the binomial theorem. लेकिन सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या चीज, why it is used. तो हम यहाँ पे बेसिक कंसंट्रेट करेंगे, फिर इस टॉपिक पे आएंगे. अब ध्यान से समझिए, मैं सबसे पहले आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ और आपसे कहता हूँ इवेल्युएट करिए. एक एक्सपेंशन देता हूँ, इसको सोल्व करिए. मेरा क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट x plus 2 होल स्क्वायर. ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, x plus 2 होल स्क्वायर. तो यहां आप सब देख रहे हो यहां पर वीडियोस, डेफिनेटली कहेंगे आप मुझसे ये कोई क्वेश्चन है, बिकॉज इट जस्ट आ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज बेसिकली a plus b होल स्क्वायर. सो कितना इजी क्वेश्चन है. मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट हो. आप इसको सोल्व करेंगे तो मैं भी सोल्व कर सकता हूं. इसको क्या लिखूंगा, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 2. ये टर्म आई. इसका मतलब मैं इसको और सोल्व करता हूं तो ये x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x. आप कहेंगे ये आपका फाइनल आंसर आ गया. मैं बिल्कुल एग्री हूं आपकी बात से. तो आप कहोगे कि ये और ये इसका लिंक क्या है. अभी हम इसी लिंक पे आएंगे. तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसकी नीड क्या है. तो यहाँ पे हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकलता जा रहा है. क्या कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझिएगा. यहाँ x plus 2 का होल स्क्वायर था, तो इट मीन्स आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल है a plus b होल स्क्वायर. तो जब आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल है तो आप उसको अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. ये आपका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है. इट मीन्स कोई ऐसी टर्म आती है जो आइडेंटिटी बेस्ड है तो हम उसको आइडेंटिटी अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं. क्लियर हुआ चीज. अब यहाँ पे जो मैं फोकस करना जा रहा हूं वो फोकस क्या है, वही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 8.1 का. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कोई भी आपको एक एक्सपेंशन दी जाएगी, आपको सोल्व करना है, इवेल्युएट करना है, और आपसे ये पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स. आपको ये पता लगाना है कि इसको सोल्व करने पर हाउ मेनी टर्म्स यू विल गेट. आपको कितनी टर्म्स मिलेगी ये आपको फाइंड आउट करना है. तो यहां से आपको ये पता चला कि x
x+2 होल स्क्वायर, मतलब यदि कोई टर्म इन टर्म्स ऑफ समेशन ऑफ टू टर्म्स है, कोई भी टर्म एल्जेब्रिक सम ऑफ टू टर्म हो और उसका होल स्क्वायर सॉल्व करते हो तो आपको 3 टर्म्स मिलती है। इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता लगाई हमने, यहां पर इसकी पावर देखी, यहां पर पावर कितनी है, पावर इज इक्वल टू 2। पावर को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, n से, तो n की वैल्यू क्या है आपकी 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाली, मैंने यहां से एक फॉर्मूला बना दिया, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+1, इट मींस 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो आपका आंसर आएगा 3। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये चीज हर आइडेंटिटीज पे अप्लाई होती है, चाहे हर एक्सपेंशन हो सभी पे अप्लाई होती है। यस, कैसे अप्लाई होती है, कैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी उसको हम समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप यहां देखिए, यहां 2 टर्म्स की बात कर रही है, एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 टर्म्स। यदि एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 टर्म की पावर कुछ भी होती है तो उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, n+1, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अब यही क्वेश्चंस हम दूसरी आइडेंटिटी पे भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम चेक करेंगे कि जो हमने भी सोल्व किया कि नंबर ऑफ टर्म, यदि 2 टर्म्स एल्जेब्रिक सम में है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आती है। इसका और एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं एक क्वेश्चंस और आपको दे रहा हूं, क्वेश्चंस ये है, आपको इवेल्युएट करना है x+2 की होल क्यूब। क्या क्वेश्चन दिया मैंने, x+2 की होल क्यूब। अब आपको पता है ये क्वेश्चन भी आइडेंटिटी बेस्ड है, क्यों, क्योंकि आपको आइडेंटिटीज पता है, a+b होल क्यूब पता है आइडेंटिटी, नहीं पता तो यहां देख लीजिए क्या आइडेंटिटी होती है, a+b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b, ये आइडेंटिटी होती है। और इसी को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके एक दूसरी आइडेंटिटी की टर्म्स में यूज करते हैं। यदि मैं इसको थोड़ा और सोल्व करता हूं, क्या बन जाएगा, ये a³ प्लस b³ प्लस इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा, 3a² प्लस 3ab², यही रिजल्ट आएगा। तो चाहे आप इसको ऐसे यूज करो चाहे ऐसे, मैंने यहां इसको यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे कुछ टर्म है ब्रैकेट में जो आपको सिंप्लीफाई नहीं की, तो यहां पे वो सिंप्लीफिकेशन जब तक नहीं होगी तो एग्जैक्ट नोटेशंस या एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता नहीं चलेगी। इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट सोल्व करके यहां पे आपको दिखाई दे रही है, यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, काउंट करिए, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, 4। अब उसी पे देखिए, यहां पावर n की बात करता हूं, यहां पे n कितना है, पावर कितनी है, 3, और आपको ये पता है नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, n+1, सो पावर इज 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई आपकी, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, और यहां से हमने वेरीफाई भी कर ली कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी आई, 4। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, क्लियर है ये चीज। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है n+1, बट द कंडीशन इज क्या होनी चाहिए कि जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होती है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ 2 टर्म हो ही होना चाहिए। यदि 2 टर्म से ज्यादा है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट नाउ। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन में एक और लिखता हूं क्वेश्चन, और आप बताइए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन है इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है x+2 की होल पावर 11, x+2 की होल पावर 11। अब यहां आप पजल हो गए, क्यों पजल हो गए,
क्योंकि आपको होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता थी, होल क्यूब की आइडेंटिटी पता है, लेकिन ये आइडेंटिटीज तो नहीं पता। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो पुरानी आइडेंटिटी है होल स्क्वायर और होल क्यूब को भी यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कंडीशन इस क्या है कि एरर ऑफ चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। कैसे होंगे उसको समझिएगा, तभी आपको ये एक्सपेंशन हमेशा याद रहेगी कि किसकी नीड क्यों है। यदि आपको ये नहीं पता होगा कि इस चैप्टर को क्यों रीड कर रहे हो, तो इस चैप्टर को रीड करने का क्या बेनिफिट है। अब देखिए, यदि आपको होल स्क्वायर और होल क्यूब पता है तो इसको सॉल्व किया जा सकता था। कैसे किया जा सकता था, आपको पता है टोटल पावर कितनी है, 11 है। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं, इसको ये लिख देता हूं x प्लस 2 की होल पावर 11 को ये लिख सकता हूं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, बिकॉज 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, टोटल 11 हो गया। और आपको पता है यदि पावर सब में है तो टर्म को मल्टीप्लाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब सबका बेस सेम है तो पावर शुड बी ऐड, सो पावर ऐड हो गई, टोटल पावर कितनी बन जाएगी, 11। और आपको ये होल क्यूब की आइडेंटिटी पता है, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, आप सोल्व करके इसको जस्ट क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या सोचा कि यहाँ पर तो क्वेश्चन बहुत पजल हो जाएगा, यहाँ पे 4 टर्म, फिर 4 4 4 4 कितना हो गया, यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 और फिर यहाँ पे 3, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स और इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो डेफिनेटली एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे, मोर। तो आप सॉल्व करोगे तो ये मेथड कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम। सेकंड क्या करता हूं मैं, अब यहां 11 पावर को रिप्लेस कर देता हूं, मैं लेट कर लेता हूं 33। अब 11 पावर की जगह कितनी पावर होगी, 33। क्या ये एफिशिएंट मेथड है अब सोल्व करने का, नहीं, क्योंकि 11 इतना कॉम्प्लेक्स हो गया तो 33 पावर कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इट मींस इस टाइप की जब प्रॉब्लम आती है तो ये मेथड, आइडेंटिटी बेस्ड मेथड फेल हो जाते हैं। तो जब हम साइंटिफिक टर्म्स की बात करते हैं, साइंटिफिक का मीन्स क्या है, जब हम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो वहां पर कैलकुलेशंस वेरी वेरी लार्ज और वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल इन द सेंस क्या है, 0.0001, इतनी स्मॉल वैल्यू। और जब हम लार्ज की वैल्यू बात करते हैं 10000, इतनी बड़ी है। इट मीन्स जब हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस रिसर्च पर्पस के लिए हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, वहां कैलकुलेशंस काफी वाइड हो जाती है, वहां पर ये पावर जो है बहुत ज्यादा हो जाती है टू सोल्व आउट एनी प्रॉब्लम। तो इन दैट केस जो आइडेंटिटीज अवेलेबल है वो सारी आइडेंटिटीज वहां पर फेल हो जाती है। तो उस केस को सोल्व करने के लिए, वो रिसर्च प्रॉब्लम का रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए कोई ना कोई मेथड डेवलप किया जाना चाहिए था ताकि उसको सोल्व किया जा सके। तो वही मेथड क्या है, आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल ने एक ऐसा मेथड डेवलप कर दिया गया कि आपकी चाहे पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग अ सिंपल टेक्निक दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल थ्योरम। मीनिंग क्लियर हो गया आपका, आई होप। तो अब हम समझेंगे कि अब एक्चुअली ये थ्योरम कैसे है और कैसी आइडेंटिटी है, और वो हम यहाँ होल स्क्वायर, होल क्यूब इन पावर पे भी अप्लाई करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता। अभी आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व करके आइडेंटिटी सोल्व करी। सेकंड मैंने क्वेश्चन इवेल्युएट सेकंड का था होल क्यूब, वो भी आपने सोल्व किया। अब उन दोनों क्वेश्चन को भी मैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सोल्व करूंगा और आपसे चेक करने को कहूंगा कि क्या रिजल्ट दोनों केस में सेम आया या नहीं आया। और जब इतनी बड़ी पावर आएगी तो उसको भी हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल। फिर आप कहोगे यस दिस इज मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आई होप ये मेथड आपको हर फील्ड के लिए आना जरूरी है। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलने से पहले यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन, जैसे दिखा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे मैंने होल पावर कितनी लिखी है n, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, मतलब मैं पॉजिटिव पावर की बात कर रहा हूँ, और इंटीग्रल मतलब इंटीजर की बात कर रहा हूँ। इट मींस power should be 1 2 3 4 5 6 up to, but not the power in fraction like 7/2 5/2 3/2 7/9। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव
प्लस इंटीजर, इसलिए इसको कहा पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। उस केस में ये अप्लाई हो रही है। बट आपको ये भी बता देता हूं कि फ्रैक्शनल के लिए भी बाइनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व की जा सकती है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो यहाँ पार्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से। इस फॉर्मूले को जब मैं समझाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए ये क्या वर्ड आया हुआ है, NC0। आपको डेफिनेटली आपको ये पता है ये चीज क्या है, कॉम्बिनेशन है। या आपका चैप्टर नंबर क्या है, 7th, जो आपने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। तो कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, एक जस्ट रिवाइज करा रहा हूं। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखिए ध्यान से, NC0, फिर यहाँ NC1, यहाँ NC2, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे मोस्टली कितनी बार, मेनी टाइम्स आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। तो कॉम्बिनेशन जब आप सॉल्व करते हो उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ताकि उस रिजल्ट के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज हम कॉम्बिनेशन का मेथड लगा के सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशंस काफी टफ हो जाएगी, क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो उसको शॉर्टकट तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसके लिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको एक सॉल्व करने का मेथड बताता हूँ, फिर कॉम्बिनेशन को शॉर्ट टेक्निक से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही यूज कर रहा हूँ। क्या था क्वेश्चन, x+2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन था हमारा। इवेल्युएट करना है हमें क्या, x+2 होल स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको कह देता हूं क्वेश्चन यूजिंग सॉल्व करना है किससे, बाइनोमियल से। आपको बाइनोमियल से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इससे कंपेयर करिए, कंपेयर करिए। यहां भी दो टर्म है, यहां भी दो टर्म है। तो यहां जो a है वो इंडिकेट करता है फर्स्ट टर्म। यहां पे a की वैल्यू कितनी है, x, मतलब जहां पे भी हमें a दिखाई देगा वहां पे हमें क्या पुट करना है, x। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है हमारी यहां पर, x। फिर सेकंड टर्म b यहां पे पॉजिटिव b है, यहां पे भी 2 क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो b की वैल्यू यहां पर 2। नेक्स्ट कंपेयर करिए इसकी पावर। यहां पावर कितनी है, n, और यहां पावर कितनी है, 2। इट मींस n इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो यहां पे आपको n की वैल्यू मिल गई 2। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से। ये चीज समझ आई। अब मैं यहां रब कर देता हूं कंपेयर। अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी, यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहली टर्म क्या देखिए, n यहां पे कितना है, 2, इट मींस 2। c, उसके बाद स्टार्टिंग क्या है, 0। फिर a यहां पे कितना है, x, पावर n कितना है, 2। फिर b यहां पे कितना है, 2, पावर कितनी स्टार्ट है, 0, प्लस। अब पहले इसी को आइडेंटिटी को थोड़ा सोचिए कैसे। देखिए पहले मैं एक एक टर्म को लेकर चल रहा हूं। यहां 3 टर्म है, 1 2 3। पहले इसको लिख लो। पहला NC0, फिर 0 से 1 हो गया, देखो NC1, फिर क्या हो गया NC2, ऐसी NC3, अप टू ऐसे 0, फिर 1, फिर 2, लास्ट टर्म क्या आएगी, n। तो देखिए लास्ट टर्म क्या आ रही है, NCn। तो देखो जो ऊपर वैल्यू होती है n, उतनी ही वैल्यू नीचे आती है। यहां तक समझा। इसका मतलब यहाँ पे 2 है, तो ये कहां तक सोल्व होएगा, 2C 2 तक, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जहां पे सेम हो जाती है वही हमारी लास्ट टर्म होती है। इतना समझ आ गया आपको। अब सेकंड टर्म को देखिए, यहां पे पावर क्या है, a की पावर n। फिर अगली बार देखिए एक पावर कम हो गई, n-1। फिर अगली बार देखिए नेक्स्ट टाइम एक पावर और कम हो गई। ऐसे पावर कम होते होते हाईएस्ट होते होते पावर कितनी आ जाएगी, 0। तो लास्ट में देखो n-n कितना हो जाता है, 0। थर्ड टर्म कंपेयर करिए, b, स्टार्टिंग पावर क्या है, 0। नेक्स्ट स्टेप पे b की पावर कितनी बन गई, 1। नेक्स्ट टाइम b की पावर 2, फिर नेक्स्ट टाइम 3, फिर 4,
क्लियर हुआ? तो आप इसकी हेल्प से आप लगातार लिख सकते हो। अब देखिए मैं इसको लिखने जा रहा हूं, नेक्स्ट टर्म यहाँ 2c0 है, तो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 2c1, 2c1। यहां x है सेम टर्म, यहां पावर कितनी है 2, अब एक कम कर दो, 2 से एक कम करेंगे तो 1, यहां कितना है 2, पावर कितनी है 0। सेकेंड टर्म में पावर को कम करते हैं और थर्ड टर्म में पावर को इंक्रीज करते हैं, तो यहां 0 पावर थी तो ये पावर कितनी हो गई 1। अब 2c1 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 2c2, 2c2 दोनों सेम आ गए, इसका मतलब यही हमारी लास्ट टर्म। x की पावर यहां पे कितनी थी 1, 1 से कम करोगे तो क्या पावर आएगी 0, क्योंकि 1 कम करना है। सेकेंड टर्म क्या है 2, इसमें एक इंक्रीज करो, 1 में इंक्रीज करेंगे कितना आएगा 2। इतना क्लियर हो? और इसमें पजल हो जाते हो तो याद रखिए यहाँ पे देखिए जितनी n होती है ना उन दोनों टर्म की जो पावर का ऐड करोगे वही बननी चाहिए। यहाँ पे पावर की n कितनी है 2, तो 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2। इसका मतलब पावर की जो है शुड बी एडिड, वो हमेशा क्या होनी चाहिए इक्वल। यदि आप इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट कर रहे हो। सो तो ये आई होप आपको ये एक्सपेंशन समझ आई होगी। यहाँ पे जो भी हम a और b ले रहे हैं दैट शुड बी क्या होना चाहिए रियल वैल्यू। यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आपको कंपेयरिंग करने का मेथड बताया, एक्सपेंशन पुट करने का मेथड बताया, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो आप सबसे पहले इस एक्सपेंशन को नोट करिए, और ये नोट करना पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। और सेकंड स्टेप में ये नोट कर लेना नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं n+1 करके। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ c दिखाई दे रहा है, c का मतलब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है मैं एक बार लिखवा भी देता हूँ, और फिर शॉर्टकट क्या होता है उसको भी लिखवाता हूँ। सबसे पहले देखिए NCR, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और फिर n माइनस r फैक्टोरियल। ये आइडेंटिटी होती है किसी भी कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं 2c0, तो क्या बन गई 2c0। तो सबसे पहले क्या आएगा, जो ऊपर वाली टर्म में n, तो n का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में जो नीचे वाली टर्म है r, r का फैक्टोरियल रहता है, यहाँ 0 है तो 0 का फैक्टोरियल। उसके बाद n माइनस r किया तो 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, तो 2 का फैक्टोरियल। अब आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, क्या वैल्यूज आ गई ऊपर 1, नीचे क्या बचा 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 1 बाई 1 कितना आ गया 1। ये चीज समझ आई आपको? ऐसे ही नेक्स्ट मैं ये सोल्व करता हूं। सबसे पहले 2c2, रीजन क्यों सोल्व कर रहा हूं मैं उसको देखिएगा ध्यान से। 2c2 सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 माइनस 2 0 का फैक्टोरियल। आपको यहां से भी दिखाई दे रहा है कि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर 1, नीचे क्या आ गया 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 1 बाई 1 कितना आया 1। तो यहां एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया जो हर जगह एक्सपेंशन में यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। यहां पे 2c0 ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट्स है, इनको कहते हैं कोफिशिएंट। जो नंबरिंग होती है किसी भी वेरिएबल के साथ उनको क्या कहते हैं, उनका कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है वो हमेशा 1 आता है यहाँ पे। और यहाँ देखिए 2c2 जब नीचे वैल्यूज 0 होती है तो वो हमेशा 1 होता है। अब जब ऊपर और नीचे दोनों चीज सेम होती है उसकी वैल्यू भी हमेशा 1 आती है। ये आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हुआ? तो जब भी आपको ये स्टेप की टर्म मिल जाती है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वो हमेशा सोल्व करके 1 बनती है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिए। क्या याद रखोगे, NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1। अब कुछ हम रूल्स करेंगे, तो ये पहला रूल्स आपका निकल गया।
इन छोटे छोटे रूल्स की हेल्प से क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं, तो इसलिए याद रखना है आपको। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जब आपके ये दो टर्म्स है, इस टाइप के टर्म सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ी टर्म आ जाती है लाइक 5C1, 5C2, 5C3, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज जब ये छोटी छोटी टर्म्स है तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको डायरेक्ट वैल्यू यूज करनी है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नेक्स्ट रूल, अब नेक्स्ट रूल देखिए। अब आपको ये सोल्व कर चुके, ये सोल्व कर चुके, अब ये सोल्व करना है। क्या बचा? 2C1। मुझे इसको देखते ही ये कहता हूं 2C1 कितना होता है? 2 कहता हूं। इसका आंसर सोल्व करेंगे 2 आएगा। यकीन नहीं होता तो चेक करके देखिए। 2C1 कैसे सोल्व करते हैं? सोल्व करने का आसान मेथड है क्या? सबसे पहले ऊपर वाली टर्म में इसका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, नीचे वाली टर्म का 1 का फैक्टोरियल, और 2 - 1 का फैक्टोरियल। अब आपको पता है 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 × 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 × 1 2 और 1 × 1 1, तो 2/1 कितना आ गया? 2 आ गया ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये वैल्यूज 2 आएगी। ऐसा क्यों कहा था? उसके लिए मैं आपको रूल लिखवाना जा रहा हूं, सेकेंड रूल्स। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जब आपको NC1, पहले यहाँ पे NC0 था तो उसका आंसर 1 आता था। जब NC1 आ जाता है तो 1, तो याद रखिए n × 1 क्या होता है? n ही होता है ना। इसका मतलब इसको सोल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? n ही मिलेगा। ये चीज समझ आई? एक और वैल्यू साथ में, जैसे आपने देखा वहां NC1 होता था, यहाँ पे एक वैल्यू और भी है। क्या वैल्यू है? इसको ध्यान से देखिए, = NC। इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस का मतलब क्या है? n - 1। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? n ही आएगी। अब आप कहोगे ये कैसे वैल्यूज आई? सेम आएगी या नहीं आएगी? मैं उसका एग्जांपल लेता हूं आपको। जैसे मैं ये ले लेता हूं 5C4, 5C4। अब 5C4 देखिए, यहां पे ध्यान से इसको समझना। जैसे अब 5C4, ये मैं कहता हूं 5C1। कंपेयर करके देखिए, n यहाँ पे 5 है, C1 1 है, फिर 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4 यहाँ लिखा हुआ है। n में से 1 माइनस करा कितना है? n - 1। यहाँ देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब सोल्व करके देखिए। अब तो आपको सोल्व करने का मेथड आ गया। 5C4 को सोल्व करना है। सबसे पहले कैसे सोल्व करते हैं? ऊपर वाली टर्म क्या है? 5, तो 5 का फैक्टोरियल। नीचे टर्म कितनी है? 4, तो 4 का फैक्टोरियल। फिर दोनों का डिफरेंस, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 1 का फैक्टोरियल। अब आपको पता है 5 का फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 5 × 4 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। तो आपको ये भी पता है कि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। क्या वैल्यू बची? 5/1। तो आंसर कितना आया? 5। और मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख दिया वैल्यू क्या आएगी? 5। इतना क्लियर हुआ? तो NC1 किसके इक्वल होगा? इसमें से माइनस कर दो, n - 1, वो वैल्यू भी सेम आएगी। तो ऐसे देख लेना, 5C1 5 होता है, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे 4, तो 5C4 भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। इतना क्लियर हुआ? तो इस रूल को भी प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ डू सॉल्व। अब आपको पता चल गया 2C0 पावर 0 है तो 1 आएगा, तो इसको हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई x की पावर 2, x की पावर 2 ही आएगा, किसी की पावर 0 1 इंटू 1 आ गया, प्लस 2C1 नीचे 1 है तो ऊपर वाली टर्म में आ जाती है 2, x की पावर 1 मतलब x, 2 की पावर 1 मीन्स 2, प्लस 2C2 दोनों सेम है तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई किसी की पावर 0 1 मल्टीप्लाई
2 की पावर 2 4, तो ये क्या बन गया 1 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1 एक्स स्क्र, 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स 4x, प्लस 1 इंटू 1 इंटू 4 4। तो ये चेक कर लीजिए, ये नहीं बन गया ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab, वही रिजल्ट आया। चेक करके देखिए, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब मैं ऐसा ही एग्जांपल होल क्यूब का भी लेता हूं, तो इवेल्युएट करूंगा होल क्यूब को यूजिंग बाइनोमियल की हेल्प से। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब वही क्वेश्चन कर रहा हूं, इवेल्युएट x प्लस 2 होल क्यूब, इसको इवेल्युएट करना है। आपने क्वेश्चन को पहले सोल्व किया या नहीं किया, मैं दोबारा कर देता हूं। यूजिंग आइडेंटिटी से सोल्व कराता हूं। पहले आइडेंटिटी क्या थी आपकी, a प्लस बी होल स्क्वायर क्यूब किसके इक्वल होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता था। अब यहां अप्लाई करते हैं, कंपेयर करो। यहां पे कंपेयर करेंगे, a हमारा यहां पे क्या है x है, b कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू यहां पे क्या है 2, तो रिजल्ट क्या आएगा यहां पे सोल्व करेंगे तो ये x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स और 2 का स्क्वायर। सोल्व कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कर रहा है। अब रिजल्ट क्या आएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, ये आंसर आएगा। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा यूजिंग बाइनोमियल। अब क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट करना है आपको x प्लस 2 होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल। बाइनोमियल से सोल्व करना है, फॉर्मूला आपको याद हो गया। स्टार्टिंग कैसे होती है, पहले तो एक्सपेंशन को कंपेयर करते हैं। मैं लिख देता हूं एक्सपेंशन ताकि आपको फिर याद रहे। इजी तरीका क्या था, a प्लस बी होल पावर n। अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो जितनी बार एक्सपेंशन लिखोगे उतनी बार बेटर है, क्योंकि आपको याद हो जाएगी, फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। a प्लस बी की होल पावर n क्या था, सबसे पहली पावर कहां से स्टार्ट होती है n c 0, नेक्स्ट पावर क्या आती है n c 1, नेक्स्ट पावर n c 2, ऐसे चलता रहता है। और लास्ट पावर क्या आती है n c n, ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है a और सेकंड टर्म b, और बीच में साइन प्लस का। फर्स्ट टर्म a सेकंड टर्म b, फिर साइन प्लस। फर्स्ट टर्म a सेकंड टर्म b, फिर प्लस। फर्स्ट टर्म a सेकंड टर्म b, ऐसे लिख लोगे। फिर फर्स्ट टर्म की पावर हाईएस्ट से स्टार्ट होती है, हाईएस्ट पावर n है तो पहली पावर क्या आएगी n, फिर इसमें से एक कम कर दो n-1, फिर एक और कम कर दो n-2, करते करते लास्ट में जब कट जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, इट मींस पावर इज 0। इतना क्लियर हुआ। और सेकंड टर्म स्टार्टिंग कहां से होती है 0 से, तो ये 0, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, 0 1 2, लास्ट टर्म क्या रहेगी n, दिस वन इज n। ये क्या बन गया, आपके एक्सपेंशन याद करने का आपको तरीका और लिखने का एक तरीका याद करने का। अब आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं, कंपेयरिंग करके। कंपेयरिंग करिए, सेम वही है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है a तो कितना है आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म b, b कितना है यहाँ पर 2, फिर n इज योर पावर, पावर यहाँ पे कितने नहीं है 3। अब यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलिए, सबसे पहली पावर क्या है और n कितना है 3, तो यहां से लिखना स्टार्ट करो 3c0, फिर एक अगली टर्म क्या आएगी 3c1, नेक्स्ट टर्म
3c2, नेक्स्ट टर्म 3c3। जब दोनों सेम आ जाए इसका मतलब लास्ट टर्म कंप्लीट। और आपको ये भी पता है पावर 3 है तो 3 + 1 टोटल टर्म्स कितनी आएगी 4, तो 1 2 3 4 टर्म ही आएगी। उसके बाद क्या लिखते हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है a x और सेकंड टर्म क्या है 2, तो लिखो इसको यहाँ पे ये x2 साइन प्लस का x2 साइन प्लस x2 साइन प्लस x2। उसके बाद क्या लिखनी है इनकी पावर। आपको पता है पहली पावर कहां से स्टार्ट होती है हाईएस्ट से, हाईएस्ट मतलब लार्ज एन, तो हाईएस्ट पावर इस पे कितनी है 3 है, तो पहली पावर कितनी आएगी 3 में से 1 कम कर दो 2 में से 1 कम कर दीजिए 1 में से 1 कम कर दो क्या रह गया 1 में से 1 ही कम कर दोगे तो 0। और ये पावर कहां से स्टार्ट होती है 0 से, तो ये पावर 0 से आगे वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3। और आपने ये सारी वैल्यू ठीक करी है नहीं करी, चेक करने का तरीका होता है n कितना होता है 3 आपका, तो 0 + 3 3 ठीक है, 1 + 2 3 ये भी ठीक है, 2 + 1 ये भी 3 ठीक है, 3 + 0 3 ठीक है। इसका मतलब पावर सब किससे 3 3 है, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। इतना क्लियर हुआ, ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गई। तो प्लीज मेक अ नोट। अब आपको यस ये फोकस करना है, मैं इसको यहां पे डाल देता हूं रेक्टेंगल में ना, ये आपका आंसर था इसका। तो इस मेथड से सोल्व करने पर भी यही आंसर आना चाहिए, तो मैं इसको छोड़ के इन पार्ट को क्या करने जा रहा हूं रब। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ अब हमें क्या करना है इसको सोल्व करना है। अब देखिए आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी पहले सोल्व करने की, वही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू हमेशा 0 दिखाई दे रही है आपको, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं। 3c0 कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई x की पावर 3 आएगा, किसी की पावर 0 1 आ गई वैल्यू प्लस 3c1 डिवाइड में देखिए 1 है और 1 आते हैं आपको पता है ऊपर वाली टर्म आ जाती है, ऊपर कितना है 3, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। x की पावर 2 की पावर 1 कितना होता है 2 प्लस, अब यहां देखिए 3c2, एक यहां देखिए 3 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है 3c2 आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। बताया था आपको मैंने कि आप माइनस करके देख लो 3c इसमें माइनस करके तो उसकी वैल्यू भी सेम आएगी, तो 3 - 1 2, तो 3c2 भी क्या आएगा सेम आएगा। आप सोल्व करके भी देख सकते हो, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3 ही मिलेगी। मल्टीप्लाई x की पावर 1 x 2 की पावर 2 4। यदि इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप कॉम्बिनेशन की हेल्प से सोल्व करके लिख सकते हो उसको। 3c3 दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसका मतलब प्लस 1 इंटू किसी की पावर 0 1, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, देखिए 1 इंटू x³ इंटू 1 कितना आएगा x³ आएगा प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 इंटू x² 6x² आएगा प्लस 3 इंटू 4 इंटू x 3 इंटू 4 12 इंटू x 12x, तो 12x आ गया प्लस 1 इंटू 8 आएगा दोनों को चेक करिए x³ 6x² 6x², 12x 8 और 8। इतना समझ आया। जो ऑर्डर ऑफ टर्म है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका प्रॉपर ऑर्डर में हम आइडेंटिटीज को लिखते नहीं है, याद करने का तरीका था ये तो। लेकिन यहाँ पे जो टर्म्स मिलेगी वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर मिलेगी। ऑर्डर का मतलब अरेंज, पहले हाईएस्ट पावर फिर लोवेस्ट पावर फिर लोवेस्ट पावर फिर लोवेस्ट पावर। तो दोनों से समझ आया, दोनों से आंसर क्या आया सी। इतना क्लियर हो गया। तो यही हमारा क्या था बाइनोमियल एक्सपेंशन था। आपको ये सोल्व करने का तरीका समझ आया, शॉर्टकट। और इसका एक दूसरा शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि कैसे और आप सोच सकते हो।
जो फर्स्ट टर्म होती है ना, जैसे 3c0 है, फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम होती है जो लास्ट टर्म होती है। तो ये देखो 3c0 और लास्ट 3c3, ये 1 आया, दोनों टर्म 1 1 आई। सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म वो भी सेम होती है। सेकंड टर्म क्या है आपकी 3 और सेकंड लास्ट टर्म भी कितनी आई 3। ऐसे देखिए कि आपको सोल्व करना हो मोर देन 1 टर्म आ जाती है, तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट लास्ट से मैच करेगी, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट सेम आएगी, थर्ड लास्ट सेम आएगी, फोर्थ लास्ट सेम आएगी। इसका मतलब लास्ट फर्स्ट, आप फर्स्ट की और लास्ट की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो आंसर क्या मिलता है, हमेशा आपको सेम मिलता है। तो आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो प्लीज मेक अ नोट दिस। आई होप आपको समझ भी आया होगा। इस टाइप से कोई भी आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दिया जाए, आप उसको इस हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम थोड़ा कुछ इसी टर्म्स की, कुछ बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। कई बार बाइनोमियल एक्सपेंशन की कुछ एक ऐसी आइडेंटिटीज होती है जो बहुत बार यूज होती है, तो उस आइडेंटिटीज को लर्न करना बहुत इजी होता है। वो कैसे लर्न करेंगे, अप्लाई तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन ही करना है, लेकिन आपको वो आइडेंटिटी थोड़ी जल्दी स्पीडली याद हो जाएगी। कैसे याद होगी उसको देखिए ध्यान से। जैसे हम ये मोस्ट प्रोबेबल आइडेंटिटीज की बात करते हैं, 1 प्लस a की होल पावर n, इसको देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस a की होल पावर n, ये आइडेंटिटी हम मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं। अब कुछ और नहीं करना, आपको वही चीज अप्लाई करनी है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई करिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस पे रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई होता है, तो फिर उस केस में बार बार आइडेंटिटी सोल्व करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको डायरेक्ट सोल्व करके आपको लिखना है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, कैसे रिजल्ट आया उसको हम यहाँ देखेंगे। अब यहाँ पे इस एक्सपेंशन को सोल्व करिए, आपको आती है एक्सपेंशन सोल्व करनी। पहली टर्म क्या आएगी, nc0, और फिर सेकेंड टर्म nc1, फिर थर्ड टर्म nc2, फिर प्लस अप टू चलती रहेगी, लास्ट टर्म क्या आएगी ncn। इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म और बीच में साइन पॉजिटिव लगाते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1 और सेकंड टर्म a, बीच में साइन प्लस 1a 1a, ऐसे लिखते एक्सपेंशन। पहली पावर क्या होती है, हाईएस्ट मतलब n, तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी, पहली n, फिर n में से 1 कम कर दीजिए n-1, फिर 1 माइनस करिए n-2, और लास्ट की वैल्यू करते करते 0 आएगी। और सेकेंड टर्म की पावर कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, तो ये स्टार्ट होगी 0 से, 0, फिर ये 1, फिर ये 2, और ये लास्ट में क्या आएगी अप टू n। यही एक्सपेंशन होती है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, देखिए कैसे सोल्व करता हूँ। थोड़ी सी वैल्यूज मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और कुछ एक वैल्यू मैं यूज करूंगा। देखिए ध्यान से, nc0 ये आपको पता है फर्स्ट टर्म 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 2 वो भी 1 होता है, 1 की पावर 100 वो भी 1 होता है। इसका मतलब 1 की पावर n हो या 1 की पावर n-1, 1 की पावर n-2, सभी वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका मतलब ये वैल्यू 1 आ गई। a की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, इसका मतलब ये भी 1 आ गया। प्लस nc1 आपको पता है नीचे क्या आ गया 1, तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है n, तो इसका मतलब ये n आएगा। मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी 1 आएगी, मल्टीप्लाई a की पावर 1 मतलब a, प्लस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं एक बार, यहां ध्यान से देखिए इसको कैसे सोल्व कर रहा हूं। nc2 को सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल, फिर दोनों का डिफरेंस n-2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको सोल्व करना आता है। फैक्टोरियल सोल्व करते कैसे हैं, कोई भी वैल्यू है उसमें से 1 1 कम करते जाइए, और किसी भी पॉइंट पर आप स्टॉप करना चाहते हो वहां पे फैक्टोरियल का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पे n है, n से 1 कम करिए तो क्या आ जाएगा n-1, उसमें से 1 और कम कर दीजिए, क्या आ जाएगा n-2, और कम नहीं करना चाहते तो वहीं पे फैक्टोरियल को स्टॉप कर दीजिए, फैक्टोरियल आ गया। डिवाइड में कितना है 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 फैक्टोरियल लगा सकते हो, n-2 फैक्टोरियल यहाँ पे एज इट इज। अब देखिए ये n-2 का फैक्टोरियल है, ये भी n-2 का फैक्टोरियल है, जिसका मतलब ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा। क्या रिजल्ट रहा आपका
n इंटू n माइनस 1 डिवाइड में कितने का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। ये रिजल्ट आया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, a की पावर 2 एक स्क्वायर मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? तो इसको भी प्लीज मेक अ नोट दिस, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट दिस, यहां तक सोल्व हो गया। प्लस अप टू डैश 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 कर दिया। अब इसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से देखूंगा तो आपको याद करना सिखा दूंगा कि इस आइडेंटिटीज का रिजल्ट क्या आएगा। आप टिप पे याद कर सकते हो इसको। अब देखिए पहले इसको सोल्व करता हूं। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आया, 1 प्लस n इंटू 1 n इंटू 1 a। इसका मतलब कितना आ गया, ये n मल्टीप्लाई a प्लस ये कितना आया, n इंटू n माइनस 1। मतलब जो ये टर्म थी उस टर्म में से आपने वो टर्म तो लिखी और उसमें से एक और कम कर दी। n तो लिखा आपने और n में से एक कम कर दिया, इट मींस n माइनस 1। और यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, जहां पे कुछ भी गिवन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल होता है। आपको पता है 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 इंटू 1 ही होता है। और यहाँ देखिए आपने सोल्व करा, यहाँ क्या आया, 2 का फैक्टोरियल प्लस फिर डैश डैश कर दिया। इसका मतलब इसकी हेल्प से आप आगे वाली टर्म खुद लिख सकते हो। कैसे? आपको पता है जो भी टर्म लिखते हो वो टर्म तो पहले लिखो और उसमें से एक और कम कर दो। तो पहले से यहाँ पे n था, आपने n लिखा और एक और कम कर दिया। तो इसका मतलब मैं ये पहले तो लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 तो पहले लिखना ही है, फिर इसमें से एक और कम कर दो तो n माइनस 2 बन गया। यहाँ पावर कितनी थी, a, और यहाँ देखो यहाँ पे कितना था, a स्क्वायर। यहाँ मैं a स्क्वायर लिखना भूल गया। यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर कितनी हो गई 2, तो अगली पावर कितनी आएगी, a 3 प्लस अप टू डैश 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 चलता रहेगा। इसका मतलब ये एक्सटेंशन हो गई 1 प्लस a की होल पावर n। इतना क्लियर हुआ? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन होती है जो आपको टिप पे याद रखनी है। समझ आया? तो पहली टर्म क्या आती है, 1 प्लस n इंटू ए। फिर आप लिखना स्टार्ट करिए, उसमें से पहले वो वैल्यू लिखिए, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, n इंटू n माइनस 1। जो पावर a है उसको इंक्रीज कर दीजिए, a की पावर 2, और नीचे फैक्टोरियल को इंक्रीज करते हैं। यहाँ 1 का फैक्टोरियल था, यहाँ 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 का फैक्टोरियल। ऐसे सीक्वेंस ये चलती जाएगी। आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ आई होगी। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिख के इसको नोट करिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस आइडेंटिटी बेस्ड भी है। और जनरली आप साइंस फिजिक्स की बात करते हो या केमिस्ट्री की बात करते हो, वहां पे भी ये आइडेंटिटी यूज होती है, लेकिन 1 प्लस a की टर्म्स में यूज नहीं होती, 1 प्लस x की टर्म्स में यूज होती है। तो यदि मैं a को x पुट कर देता हूँ तो ये आइडेंटिटी कैसी बन जाएगी, आप खुद देख सकते हो। 1 प्लस n इंटू एक्स, एन एक्स कैसे बनेगी, तो एक बार मैं दोबारा लिख के दिखाऊंगा आपको। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। जैसे ना एक्सपेंशन जो साइंस में फिजिक्स की टर्म्स में यूज करते हो, अभी ऐसे यूज करते हो, 1 प्लस एक्स की पावर n। देखो वही सेम आइडेंटिटी है, बस x की जगह यहाँ पे क्या है, ओ सॉरी a की जगह यहाँ पे क्या है, x है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 प्लस n मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, n लिखना है, उसमें से एक कम कर दो, n माइनस 1। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। ये 1 का फैक्टोरियल है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 2 का फैक्टोरियल। इससे नेक्स्ट लिखनी है, कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट टर्म पे लिखो n इंटू n माइनस 1 एज इट इज आएगा, फिर उसमें से एक कम करो n माइनस 2। यहाँ पावर कितनी थी 2, पावर कितनी हो गई 3। ये 2 फैक्टोरियल था, 3 फैक्टोरियल। और भी लिखना चाहते हो तो और लिखो, पहले वो टर्म लिखो। तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, पहले पुरानी टर्म लिखनी है आपको n इंटू n माइनस 1
n माइनस 2, तो इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी n माइनस 3, पावर थी कितनी 3 थी, तो अब पावर कितनी आएगी 4, यहाँ 3 का फैक्टोरियल था, अब कितना आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल प्लस दैट 2 डैश डैश। तो ये जनरलाइज एक्सपेंशन बन गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, आपको एक एक्सपेंशन दी गई है और आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको मैंने पहले ही बताया स्टेप 1 क्या था कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हो विद अलजेब्रिक सम a प्लस बी, दो टर्म्स की टर्म्स में है और उनकी होल पावर n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है n प्लस 1। ध्यान से देखिए, ये देखिए फर्स्ट टर्म 4x है और सेकंड टर्म माइनस के 4y है, इसका मतलब यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ टू टर्म्स का और इसकी पावर कितनी है 11। तो आप क्वेश्चन को देखते ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, क्या आंसर आएगा इसका n प्लस 1, दैट इज 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। इतना क्लियर हुआ। तो पहला क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स है और आपको जस्ट ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसकी सोल्व करने पर कितनी आएगी, वैल्यू नहीं पूछी। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी होती है यहाँ पे n प्लस 1, इसका मतलब 11 प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 12। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई 12। तो ये इस टाइप के एक्सपेंशन से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना तो काफी इजी है, लेकिन जब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, एक्सपेंशन देता है स्क्वायर ब्रैकेट फिर ओपन ब्रैकेट 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स की होल पावर 7 प्लस माइनस 1 माइनस 3 रूट 2 एक्स की होल पावर 7 फिर स्क्वायर ब्रैकेट। आपसे कहता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो आपके माइंड में एक चीज स्ट्राइक करी कि क्यों ना ऐसे सोल्व कर दिया जाए। देखो ये दोनों एक्सपेंशन है, इसको सोल्व करते हैं तो 7 पावर है तो 7 प्लस 1 कितनी आ गई 8, ऐसे यहाँ भी 7 पावर है तो 7 प्लस 1 8, तो इसका अपना टोटल आंसर क्या आना चाहिए 16, लेकिन आंसर इज रॉन्ग। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है ये टर्म बिल्कुल सेम है, यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पॉजिटिव ये टर्म है और यहाँ ये टर्म क्या है नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म मिल जाती है तो इस केस में कुछ टर्म क्या होती है हमेशा दोनों एक्सपेंशन की सेम आती है, तो वो टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कैंसिल आउट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म जैसे आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो वैसे सॉल्व नहीं होगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए जस्ट छोटा सा मेथड है, वो मेथड आपको आसान लगता है तो उससे निकाल सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूले की हेल्प से निकालना चाहते हो तो फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है इसके लिए, यहाँ देखिए a प्लस बी की होल पावर n और a माइनस बी की होल पावर n। देखो ये दोनों टर्म सेम है, a प्लस बी और ये a माइनस बी, डिफरेंस इज व्हाट प्लस का और माइनस का, और दोनों की पावर क्या है सेम है। तो ये इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, किसकी बात कर रहे हैं हम, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की। तो उसके लिए ये रूल याद रखना होगा, आप पावर चेक करो n इज इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगी, उसको डिवाइड बाय 2 करिए प्लस में 1। यदि n आपका ओड है तो उसमें 1 ऐड करिए और उसको डिवाइड बाय 2 करिए। क्या ये एक्सपेंशन इससे मैच करती है, यस, ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी, यही टर्म है। पावर क्या है ओड, तो पावर ओड है तो ओड में क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, इसका मतलब पावर कितनी है यहाँ पर 7। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है तो कैसे आंसर आएगा इसका n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 4। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी 4। इतना क्लियर हुआ। तो इस टाइप से, और फिर आप देखिए सेकंड, देखिए सेकंड और फर्स्ट टाइप में क्या डिफरेंस है, यहाँ पॉजिटिव आता है यहाँ नेगेटिव आता है, देखिए सिर्फ ये डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंस होने से देखिए आपका फॉर्मूला ही चेंज हो जाते हैं। यदि n इवन है तो n/2 नंबर ऑफ टोटल टर्म्स आती है, यदि n आपका ओड है तो उसमें 1 ऐड करिए डिवाइड बाय 2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आती है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। लेकिन ये जो फॉर्मूलेज है ये थोड़ा टफ लगने लगे होंगे,
कि आपको ये पजल हो जाओगे कि ये n/2 कब लगेगा, n+1/2 कब लगेगा। उसके लिए मैं अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप उस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करिएगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। ये स्मॉलर नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन यदि लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स है जैसे पावर 100, 2000, 5000, इस टाइप से है तो आपको इन्हीं का रूल अप्लाई करना होगा और फिर आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट, अब मैं आपको अपनी ट्रिक बताता हूं कि कैसे आप इसको जल्दी से बिना फॉर्मूले के आप याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, देखिए आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। अब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब ध्यान से देखिए, जब हम यहां सॉल्व करते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव की यदि पावर की बात करते हैं, यदि आपको पता है कोई टर्म नेगेटिव है, उसको ध्यान से समझिएगा, कोई टर्म नेगेटिव टर्म है तो उसकी कोई भी पावर क्यों ना हो, जब आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको दो केसेस मिलते हैं। यदि पावर यहां पर इवन है, पावर इवन है, तो जो नेगेटिव टर्म है वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव टर्म। तो ये बन जाती है हमारी पॉजिटिव टर्म। पता है आपको, जैसे एग्जांपल में -2 की पावर 4 करता हूं, तो -2 की पावर 4, नेचुरली 4 क्या है, इवन है, तो आंसर कितना मिलेगा, 16, पॉजिटिव मिलेगा। तो नेगेटिव किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में। लेकिन पावर यदि ओड है, पावर क्या है आपकी, ओड, तो आपको डिफरेंट नेगेटिव टर्म मिलेगी। ये भी आपको पता है, जैसे मैं -2 की पावर 5 करता हूं, तो आपका आंसर कितना आएगा, -32 आएगा नेचुरली, तो नेगेटिव टर्म मिली आपको। तो आपको ये पता चल सकता है कि ओड टर्म नेगेटिव आएगी या इवन टर्म नेगेटिव आएगी। तो आपको ये कंफर्म हो गया, क्या टर्म नेगेटिव आएगी, ओड टर्म हमेशा नेगेटिव आएगी। इतना क्लियर हुआ। तो ये मेरा रूल था, उसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूं। तो आपने सिर्फ क्या समझा, यहां से आपके माइंड में एक छोटा सा बात आपको याद करनी है कि नेगेटिव टर्म्स क्या होती है आपकी, सॉरी ओल्ड टर्म क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब देखो यहां से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ओल्ड टर्म क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब पावर कितनी है, 7, और टर्म कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। इसका मतलब कौन कौन सी टर्म आएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यही टर्म आएगी। तो आप इसमें से ओ टर्म देखिए, ओ टर्म कितनी है, 1, 3, 5, 7, ओ टर्म नेगेटिव है। तो ओ टर्म और ये इसकी टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिमेनिंग टर्म्स कौन सी मिलेगी आपको, इवन। इवन कितनी बच गई आपकी, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6 कितनी आई, 4। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 4। तो ये तो मैं थोड़ा लॉन्ग तरीके से बताया। जब आपको पजल हो जाए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, आइडेंटिटी भूल जाओ, जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए, तो आप इस रूल को अप्लाई करके आप उसको सिंप्लीफाइड तरह से टिक द करेक्ट आंसर कर सकते हो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप इसको इस टेक्निक को अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, जैसे मैं आपको ये बताऊं। अब देखिए इसमें जहां दोनों टर्म सेम है और पावर देखिए, पावर को भूल जाइए, क्या है 8। आपको पता है नेगेटिव है, तो ओड टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ओड टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो इवन टर्म बचेगी। तो 0 से 8 तक इवन टर्म्स क्या हुई, 0, 2, 4, 6, 8। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, 5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5, क्योंकि ओड टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो इवन टर्म बचेगी। इवन टर्म आपकी 0, 2, 4, 6, 8 वाली होती है। तो आपका आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 5। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है, जब आप वो आइडेंटिटी n+1 या n/2 में कंफ्यूज हो जाते हो तो ये रूल अप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हो। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब आपसे पूछता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। अब ध्यान से देखिए, इसमें पजल मत होइएगा। जब कोई एक्सपेंशन आप सोल्व करना स्टार्ट करते हो तो पहला स्टेप होता है सिंप्लीफिकेशन। तो जब आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है तो जो एक्सपेंशन दी गई है पहले उसको सोचिए कि क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं। यदि नहीं है तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाइए। देखिए यहां से बिल्कुल दिखाई देता है, ये पावर की पावर है और पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ये लिखा जा सकता है 3x प्लस वाई स्क्वेयर की होल पावर 9 4 36। और आपको पता है कि यहाँ पे अब n कितना है 36। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, कितनी होती है n प्लस 1। इसका मतलब 36 प्लस 1 कितना आंसर आ गया 37 आपका आंसर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे, लेकिन तभी मैंने आपको बताया पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने से पहले एक्सपेंशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना। यदि जल्दबाजी करोगे तो डेफिनेटली गलत करोगे। तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाइड करिए, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, इस शॉर्ट ट्रिक भी समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। यही कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए सिंपल इसी, यहाँ थोड़ा सा क्या है, एक डाउट है। डाउट का क्या मतलब, ध्यान से देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या आया। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ देखिए अब नेगेटिव का साइन है। टर्म सेम है a प्लस बी, a माइनस बी, बट द डिफरेंस इज यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव में देखिए कि क्या होता है, यहाँ पता है आपको और टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव। यहाँ पे जो टर्म नेगेटिव आएगी और बाहर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। पहले केस में यहाँ पे क्या करती थी, और टर्म कटती थी, यहाँ पे और टर्म ही क्या आएगी, आपका आंसर आएगा। अब और टर्म्स कितनी है, यहाँ पे पावर कितनी है 9, तो 0 से 9 और टर्म कौन सी हो गई, 1 3 5 7 9। तो आपका आंसर कितना आएगा 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 5। क्लियर हुआ। अपना फॉर्मूले से भी आप सोल्व करके आप चेक कर सकते हो। अब सेकंड देखिए, अब कहोगे यहाँ पे तो 1 प्लस 4x प्लस 4x के लिए 3 टर्म आ गई, जबकि हमने एक्सपेंशन किसके लिए देखा था, 2 टर्म्स के लिए। तो यस, तो 3 टर्म्स आ जाती है, उसको भी सोल्व करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग स्टेप है। तो कई बार पजल करने के लिए आपको जान करके 2 टर्म्स की बजाय 3 टर्म्स में दे देगा, लेकिन आप पजल मत होइए। इसको मैंने क्या कहा था पहला स्टेप कि सिंप्लीफाइड, कोशिश करिए कि सिंप्लीफाइड लिखिए। अब देखो इसको ध्यान से देखिए, ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ देखिए मैं इसको कैसे लिखता हूं 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 4x को मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये देखो, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, प्लस में 2ab, 2 इंटू a इंटू b, टू इंटू a इंटू b। ध्यान से देखिए, समझिए इसको। 1 को मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, 4x को मैंने स्क्वायर को मैंने 2x का स्क्वायर लिख दिया, प्लस में 4x था, 4 को मैंने 2 इंटू 1 इंटू 2x लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये कुछ और नहीं है, ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, और a यहाँ पे क्या है 1 और b यहाँ पे क्या है 2x। तो ये a प्लस b का क्या है होल स्क्वायर है, और पूरे की होल पावर कितनी है 18। ये चीज समझ आई। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, प्लस में b का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, प्लस में 2ab 2 इंटू 2x 4x। क्लियर पाई हुआ। तो कई बार पजल करने के लिए आपको इस टाइप की टर्म देता है, तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आपने होल स्क्वायर लिख दिया। अब आपको पता है पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये टोटल टर्म क्या बन गया आपकी 1 प्लस 2x की पावर 18 इंटू 2 36
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई आपकी, पावर इज n इज इक्वल टू 36, तो आंसर कितना आ गया n प्लस 1, 36 प्लस 1 आंसर कितना आ गया 37। तो 37 इसका फाइनल आंसर है। सिर्फ पजल करने के लिए आपको ये देता है, अदरवाइज इतना बड़ा स्टेप नहीं था। आप डायरेक्ट सोच के ही मैं मन में ही कर सकता था, विदाउट पेन एंड पेपर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए, फिर सेम फॉर्म वही है, ये दोनों टर्म सेम है, एक प्लस की और एक माइनस की, बीच में एक साइन क्या है नेगेटिव, इसका मतलब आंसर क्या आएगा ओड टर्म। पावर कितनी है 10, तो 0 से 10 ओड टर्म कौन कौन सी होगी 1, 3, 5, 7, 9, इसका मतलब कितनी टर्म्स आ गई 5, तो आपका आंसर कितना आ गया 5, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5। इजी है, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही 8th पार्ट है, ये थोड़ा टफ पार्ट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें पजल हो ही जाएंगे। तो ये बिल्कुल इजी है, यदि आपको सोचने का तरीका आपको पता है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो। IIT जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। आप बताइए, इसकी पूछा इससे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। अब आपको दिखाई दे रहा है 2x - 3y + 4z। अभी जो पिछला क्वेश्चन था वहां 3 टर्म्स थी, लेकिन आपने वहां पे उसको होल स्क्वायर में चेंज कर लिया। क्या ये किसी का होल स्क्वायर है? नहीं। क्या ये किसी का होल क्यूब है? नहीं। तीनों वेरिएबल अलग अलग है, इसका मतलब ये तो किसी भी आइडेंटिटी से मैच नहीं करता। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमें पता है बाइनोमियल है तो बाइनोमियल में सिर्फ 2 ही टर्म होनी चाहिए, तो इसको भी 2 टर्म की हेल्प से लिखिए, मतलब 2 टर्म को कंबाइन करिए और एक सिंगल टर्म बनाइए उसको, और उसकी हेल्प से इसको सोल्व करिए। अब देखिए मैं इसको कैसे सोल्व करता हूं। जैसे मैं इसको लेट कर लेता हूं, इसको मैंने क्या करा, लेट कर लेता हूं 2x - 3y को मैंने लेट कर लेता हूं, सपोज a लेट कर लेता हूं, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी a + 4z की होल पावर n, यही बनेगी। अब ध्यान से देखिए, यहां पावर 2 टर्म है, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है 5, n + 1 कितनी आएगी। तो इसको देखिए ध्यान से सोल्व करेंगे, थोड़ा टफ बनेगा। इसको सोल्व करने के लिए कैसे मेथड अप्लाई कर रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंग थिंकिंग सोचना। मैं इसको सोल्व करता हूं, एक्सपेंशन आपको सोल्व करनी आती है। एक्सपेंशन कैसे करते हैं, पहले टर्म होती है NC0, यही होती है। फिर फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है a, सेकेंड टर्म क्या है 4z, फिर अगली टर्म क्या आती है NC1, 0 से 1 हो जाता है। फर्स्ट टर्म क्या है a, सेकेंड टर्म 4z, ऐसे ही NC2, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म 4z, ये चीज चलता रहेगा। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं करता हूं पहले, यहां पे पावर क्या आती है हाईएस्ट, और यहां पे पावर आती है 0, तो यहां से मैं ये लिखता हूं, ये 0 आएगी तो ये 1 आएगी, ये क्या आएगी 2, ऐसे पावर चलती रहेगी। ये पावर सबसे पहले हाईएस्ट आएगी n, फिर उसमें से n-1, फिर उसमें से n-2, ये स्टेप चलेगा। अब मैं इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूं आपको कैसे। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं मैं, सपोज NC0, या इसको सिंपली हम बात करते हैं। अब जहां आपको a पता है, अब a की वैल्यू पुट करनी है, नहीं समझ आया। सबसे पहले एक बार 2 मिनट आप इसको वीडियो को पॉज करिए और 2 मिनट इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, फिर आपको एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा। प्लीज वेट 2 मिनट्स। कुछ नोट किया? यदि नहीं समझ आएगा एक बार और देखता हूं आपको, इससे भी एक आसान तरीका बताता हूं, छोड़िए इसको भी। इसी को इसी टाइप से करूंगा मैं, उससे छोटा करूंगा आपको, उस शॉर्ट ट्रिक को आपको समझ आते हो तो ये इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना और भी आसान हो जाएगा। हमेशा जब भी 3 टर्म बन जाए ना, तो हमेशा फर्स्ट टर्म को अलग यूज करिए, सेकंड और थर्ड टर्म को अलग यूज करिए, तो देखना कि क्वेश्चन कितने इजी बनेंगे। अब देखना ध्यान से, मैं इसमें से इस टर्म को
एक लेट कर लेता हूं, जैसे यहां पे ये क्या है -3x प्लस 4y, इसको मैंने एक टर्म लेट कर ली ए। अब वही एक्सपेंशन सोल्व करूंगा, अब देखना कितना इजी तरीके से आप उसका आंसर बता सकते हो। यहां पुट करिए, क्या आ जाएगा ये क्या वैल्यूज आ जाएगी ये 2x प्लस a की होल पावर कितनी आ गई n, यही चीज है। और आप इसके एक्सपेंशन सोल्व करिए, एक्सपेंशन सोल्व करने आती है आपको, सबसे पहले क्या आता है NC0। यदि ऐसे स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो ऐसे लिख सकते हो, पहले टर्म क्या आती है NC0 प्लस फिर NC1, उसके बाद NC2, ऐसे से चलती रहती है, 3 टर्म लिख लीजिए बस। अब उसके बाद आप क्या लिखते थे, दोनों टर्म को लिखते हैं, तो दोनों टर्म को लिखिए 2x a ऐसे एक्सपेंशन सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां की पावर क्या होती है हाईएस्ट यहाँ पे n पावर है, तो ये फर्स्ट पावर n, उसमें से एक कम करिए n-1, अब एक और कम करिए n-2, ये चलता रहेगा। सेकंड टर्म की पावर कहां से स्टार्ट होती है 0 से, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये चलता रहेगा। अब ध्यान से सीखिएगा, यहां पर देखिए ध्यान से, जहां पे a है वहां पे उसकी वैल्यू को आप पुट करिए, जहां पे a लेट कर रहा था ना उस वैल्यू को पुट करिए, NC0 2x की पावर n। तो यहां देखो a की पावर 0, तो किसी की पावर 0 तो 1 होता है, तो यहां पे तो a का कोई रोल नहीं है, इसको हटा दो, प्लस NC1 2x की पावर n-1। यहां पे क्या है a है, a यहां पे हमारा क्या था a हमारा यहाँ पे क्या है -3x प्लस में 4y, और पूरे की पावर क्या है 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए प्लस NC2 2x की पावर n-2। अब a है, a की वैल्यू कितनी है -3x प्लस में 4y का पावर कितनी है 2। अब ध्यान से समझिएगा, आप यहां से मैं रिलेशन निकालूंगा, अब स्टेप समझिएगा। NC0 2x की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 2x की पावर कुछ भी करो, यहां प्लस माइनस तो नहीं है, इसका मतलब ये सोल्व करके सिर्फ एक ही टर्म बनेगी, सिंगल टर्म है। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं ये मेरी टर्म सिंगल टर्म है, क्लियर है। इसको सोल्व करने पर यहां पे कुछ भी वैल्यू आएगी, जब उसको 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म मिलेगी, और उसी वैल्यू को जब 4y से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी 2। इसका मतलब यहां पे आपको कितनी टर्म मिल रही है 2 टर्म। इसको देखिए -3x प्लस 4y, आपको पता है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में 3 टर्म आती है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी टर्म मिलेगी 3 टर्म। तो इसको सॉल्व करने से आपको कितनी टर्म मिल रही है 3 टर्म। तो आपको ये एक्सपेंशन चलती जा रही है, इसका मतलब पहले टर्म क्या मिले आपको, तो सबसे पहले एक बार प्लीज मेक अ नोट, अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं एक बार, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। हाँ अब यहां देखिए, यहां पे आपको कितनी टर्म मिल रही है 1, इसका मतलब 1 प्लस यहां कितनी टर्म मिली 2 प्लस यहां पे कितनी टर्म मिली 3 प्लस अब 2 चलती जा रही है, इतना समझ आया। अब मैं लास्ट टर्म देखना चाहता हूं कि लास्ट टर्म मुझे क्या मिलेगी। देखिए ध्यान से, मैं किसी भी टर्म की लेता हूं, जब पावर की बात करता हूं यहां पे NC1, यहां पे 1 है तो टर्म कितनी मिली 2, यहां पे NC2 2 है तो टर्म कितनी मिली 3। सोल्व करते करते क्या आएगा NCN आएगा, तो यहां पे n है तो लास्ट टर्म क्या आएगी n+1। सही है, देखा समझाया, यहां 1 थी तो 2 टर्म, 2 है तो 3 टर्म, तो लास्ट में n है
तो लास्ट टर्म क्या आएगी n+1, इसको यहां लिख भी सकते हो 2x की पावर यहां हो जाएगी 0 और -3x + 4y की पावर कितनी हो जाएगी n। तो लास्ट यहाँ पे कितनी है n है, या यहां से दिखाई देता है लास्ट टर्म n है, तो टोटल नंबर टर्म्स कितनी आएगी उसमें n+1, तो लास्ट की टर्म कितनी आ गई n+1। और ये चीज याद रखिए, इसका फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर 4 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, एक आइडेंटिटी लिखवाई थी आपको। क्या आइडेंटिटी थी वो कि 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n, इसका टोटल सम कितना होता है n × n+1 / 2। कैसे निकालते हो, जो लास्ट टर्म होती है उसमें एक और टर्म ऐड कर दो / 2। अब यहां लास्ट टर्म कितनी है n+1, इसमें 1 और ऐड कर दो n+1 और डिवाइड कितना कर दो 2। इसका मतलब क्या बन गया ये n+1 और ये बन गया n+2 / 2। तो दिस वन इज द फाइनल आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ये आएगी। यहां तक समझ आया? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपका था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को रट्टाफिकेशन से भी सोल्व नहीं हो पाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। तो हमने क्या करा, अपना क्वेश्चन नंबर 1 के ईच पार्ट को सॉल्व किया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और ट्राई टू डू सॉल्व योरसेल्फ। अपने लेवल पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई गलत निकलता है, कोई क्वेश्चन मैच नहीं होता, उसके लिए प्लीज वेट। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। थैंक यू वंस अगेन।